नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष मैं भूगोल विषय के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हम भूगोल विषय में शीत ऋतु में मौसम की क्रयविधि का अध्ययन कर रहे थे, उसी में आज हमारा अगला लेक्चर है उत्तर पूर्वी मानसून। जैसा कि इसके पहले हमने पश्चिमी विक्षोभ का अध्ययन कर लिया है, उसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से हम ये देखेंगे कि इससे वर्षा भारत के किन किन राज्यों में होती है, होने का रीजन क्या है, कहाँ से मानसून भारत में प्रवेश करता है। इन सब चीज़ों का हम विधिवत अध्ययन करेंगे जो कि हमारी परीक्षा उपयोगी है। और दूसरी चीज़, हाल ही में हम सभी तीज त्योहारों से आगे चले हैं, दीपावली का त्यौहार संपन्न हुआ, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि आप सभी की फिर से पढ़ाई पे कंटिन्यूटी शुरू हो जाए, बनी रहे, मन लगाकर आप फिर से वापसी करें। चलिए देखते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। एक बार मानचित्र के नज़रिए से पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम तथ्यवाच इसका अध्ययन करते हैं। चलिए, जैसे कि उत्तर पूर्वी मानसून, जैसा कि आपके सामने मानचित्र है, मानचित्र में आप देख रहे हैं ये मानचित्र है। यदि आप इसको डायरेक्शंस यानी दिशाओं के आधार पर बांटेंगे तो ये यदि ऐसे तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण, इस रेखा की तरफ पूर्व, इस रेखा की तरफ पश्चिम। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर पूर्वी मानसून क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मानसून है बाद में उत्तर पूर्व से प्रवेश करता है, उत्तर पूर्व से प्रवेश करता है, इसलिए इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून, ये हमारी दिशा उत्तर हो गई, ये हमारी दिशा पूर्व हो गई। तो ये जो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है ये है उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे। चलिए, उत्तर पूर्वी मानसून यदि आप देखें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये जो आपकी ब्लू लाइन्स दिख रही हैं, ये तीन, ये आपके हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में होने की वजह से जो शीत हवाएं हैं या ध्रुवीय हवाएं हैं या जिन्हें हम जेट हवाएं कहते हैं, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि हिमालय उनको भारत में प्रवेश नहीं करने देता, क्योंकि भारत हिमालय उनके मार्ग में पड़ जाता है, अवरोध का काम करता है, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी हवाएँ या उत्तरी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन ये हवाएं जो हैं शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करती हैं, इसलिए इन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। यदि आप कह रहे होंगे कि एक तो हम ये कह रहे हैं कि हिमालय इनके मार्ग में पड़ रहता है, इनके अवरोध का काम करता है, उसके बावजूद हम कह रहे हैं भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का वजूद है, उसका कुछ ना कुछ मतलब है। तो क्यों कह रहे हैं, देखें, क्योंकि यदि आप देखें तो हिमालय से कुछ नदियाँ हमारे यहाँ आ रही हैं, हिमालय को काट कर, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरी चीज़, यदि आप हिमालय के पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में आप देखेंगे कि हिमालय की जो हाइट है वो कम होती जाती है, जिसके चलते ये हमारे भारत में प्रवेश कर जाती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून यानी ये शीत हवाएं भारत में जो आपका ब्रह्मपुत्र का दिहंग आर्ज है, दिहंग आर्ज से ये भारत में प्रवेश करती हैं। लेकिन जो शीत हवाएं हैं, आपको मालूम भी होगा, नहीं है तो आप जान लें कि जो शीत हवाएं हैं ये नमी युक्त नहीं होती हैं, यानी ये शुष्क हवाएं होती हैं। शुष्क हवाएं वे हवाएं होती हैं जिनमें नमी की मात्रा नहीं होती है। जैसे कि ठंडी के सीजन में, शीत ऋतु में आप देखते हैं कि हमारी स्किन्स फटने लगती है। क्यों? क्योंकि ये शुष्क हवाएं होती हैं। शुष्क हवाएं क्या होती हैं, हमारे शरीर से नमी को खींच लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में शुष्कपन आ जाता है, जिसकी वजह से ऑयली जो स्किन होती है उसका ऑयलीपन खींच लेता है, नमी खींच लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में नमी की कमी आ जाती है। लेकिन गर्मी के सीज़न में हमारे क्या नम होती हैं। गर्मी के सीज़न में आप देखिए, आप कुछ भी तेल लगाएं या ना लगाएं, कोई क्रीम लगाएं या ना लगाएं, आप आसानी से स्किन ऐसे नमी युक्त बनी रहती है। रीज़न है कि उस समय जो हवाएं हैं वो नमी युक्त होती हैं, बेशक वो गर्म होती है लेकिन नमी युक्त होती है। लेकिन शीत ऋतु में हवाएं ठंडी होती है लेकिन ये शुष्क होती हैं। चलिए, ये जब आप देखते हैं ये जो दिहंग आर्ज है आपका, ये इधर से ये दिहंग आर्ज से ये हमें भारत में प्रवेश करती है। यदि ये जो शुष्क हवाएं हैं
शीत ऋतु में जो हवाएं हैं शुष्क है। शुष्क यहाँ दिन में नमी की कमी है जिसके चलते बारिश नहीं हो सकती, लेकिन होती है। रीजन क्योंकि जो शुष्क हवाएं बाद में प्रवेश करती हैं तो इनके मार्ग में बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है। जब बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है तो ये बंगाल की खाड़ी से अच्छी मात्रा में नमी ग्रहण कर लेती है या नमी चुरा लेती है, जिसकी वजह से जब ये हवाएं आगे चलती हैं उत्तर पूर्व से आते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं तो ये हवाएं आगे बंगाल खाड़ी से नमी चुरा कर नमी ग्रहण करके हमारे कोरोमंडल तट पर जो कि तमिलनाडु पड़ता है और कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश तट पर यानी उत्तरी सरकारी तट पर बारिश करती है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून से बाद में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु के तट पर होती है। तो ये है उत्तर पूर्वी मानसून का एक हल्का सा व्यू जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम चीज़ों को तथ्य आधार के सामने रखेंगे। चलिए देखते, जैसा कि हमने बताया था कि इसके पहले पश्चिमी विक्षोभ से हमारे यहाँ बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ से हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो सिर्फ पहाड़ी राज्यों में होती है, कुछ मैदानी भागों में होती है राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात के रूप में बारिश होती है। वहीं पर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में ये उत्तर पूर्वी राज्य है, साथ ही उत्तरी राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में ज़बरदस्त बारिश होती है जलबूंदों के रूप में। किससे? पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन ये कैसे राज्य हैं? उत्तरी राज्य हैं या कुछ पहाड़ी राज्य हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप देखें जो उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून से जो बारिश होती है वो हमारे दक्षिण भारत में होती है। वो दक्षिण भारत पूरे दक्षिण भारत में नहीं होती है, वो भी केवल पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे कहाँ पे? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकारी तट पर होती है। तो ये है उत्तर पूर्वी मानसून। शीत ऋतु में जहाँ पर भारत पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में बारिश होती है, वहीं पर उत्तर पूर्वी मानसून से दक्षिण भारत में बारिश होती है। लेकिन शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी भाग में वर्षा होती है, वहीं पर उत्तर पूर्वी मानसून में दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। चलिए देखते हैं कि जैसे विषुवत रेखा, ग्लोब बना लूँ ताकि आपके समझ में आ जाए चीज़ें। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि चीज़ें आपके समझ में आती रहें, वो महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री रेखा जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं या समानांतर रेखा या भूमध्य रेखा या इसी को इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। तो यह है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती रहती हैं, जिसके चलते जो विषुवत रेखा का क्षेत्र होता है यह ज़बरदस्त गर्म होता है। जब सूर्य की किरणें साल भर पड़ती रहती हैं तो यहाँ की वायु, जब ये एरिया गर्म होता है तो यहाँ की वायु भी गर्म होगी। वायु गर्म होने के चलते इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब होता है। ये क्षेत्र अर्थात जहाँ पर जितनी ज़्यादा गर्मी होती है वो एरिया निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। सॉरी, वायुदाब नहीं, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, लो प्रेशर जोन होता है। लेकिन ये जो पूरा से पश्चिम तक जितना भी विषुवत रेखा का क्षेत्र है, पूरा से पश्चिम तक, ये पूरा का पूरा आपका विषुवत निम्न दाब का क्षेत्र कहलाता है। विषुवत रेखा के क्षेत्र है, लो प्रेशर है, इसलिए लो प्रेशर यानी निम्न दाब, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पूरा से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को विषुवत निम्न दाब का क्षेत्र। विषुवत रेखीय निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो उसको भरने के लिए निम्न दाब है। निम्न दाब अर्थात जहाँ पर हवाओं की कमी हो, ठीक, निम्न दाब जहाँ पर हवा की कमी हो। तो यहाँ पर ये एक रेखा है, अक्षांश 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी, 35 डिग्री अक्षांश दक्षिणी। तो 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 35 डिग्री अक्षांश दक्षिणी से हवाएं विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र है। और निम्न, एक चीज़ आप जान लें, हवाएं उधर ही चलती हैं जिधर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। निम्न दाब का क्षेत्र जिधर होगा हवाएं उधर को रुख कर लेती हैं। तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हमारे विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र निम्न दाब का, निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए हमारे 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। जब ये हमारे 35 डिग्री उत्तरी दक्षिण से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं तो इन्हें हम व्यापारिक पवन कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है
कि व्यापारिक पवनें किन्हें कहते हैं। तो आप जान लें कि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से चलने वाली हवाएं, से चलने वाली निम्न दाब को भरने के लिए जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एरिया है ये व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, इसलिए इसको हम व्यापारिक पवन कहते हैं। दूसरी चीज, ऐसा इसलिए क्योंकि फेरल महोदय एक भूगोलवेत्ता रहे हैं। फेरल महोदय का कहना है कि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से चलने वाली हवाएं और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से चलने वाली जो हवाएं हैं, ये उत्तर से जब दक्षिण की ओर चलती हैं तो ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो हवाएं चलती हैं ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो हवाएं चलती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात ये जो दिशा है आप जान रहे हैं पश्चिम है, ये आपका पूर्व है, तो ये हमारे पश्चिम की ओर मुड़ रही हैं, ये हमारे पश्चिम की ओर मुड़ रहे हैं। सपोज दैट जैसे आप उत्तर में खड़े होंगे तो आपका मुख तो दक्षिण की ओर है, लेकिन आपका राइट हैंड साइड किधर होगा? पश्चिम की ओर होगा। तो उत्तरी अक्षांश से चलने वाली ये हवाएं निम्न दाब यानी विषुवत क्षेत्र को भरने के लिए जब चलती हैं, यानी व्यापारिक पवनें जो ये जब चलती हैं तो ये उत्तरी अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध से जब 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से चलती हैं तो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। वहीं पर जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में अपने जब विषुवत क्षेत्र की ओर चलती हैं, विषुवत रेखा की ओर, तो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ये आप प्रैक्टिकल खुद करिएगा कि आप देखिएगा जब इधर आप खड़े होंगे आपका दायां हाथ इधर होगा, जब आप इधर खड़े आपका बायां हाथ इधर होगा। अर्थात जब ये हवाएं उत्तरी अक्षांश 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश चलती हैं विषुवत रेखा की ओर, तो ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। देखिए आप साफ साफ देख रहे हैं, ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ये नियम किसका? फेरल महोदय का है। लिख देता हूँ, फेरल महोदय का कहना है। फेरल महोदय क्या कहना है एक बार फिर से सुन लें कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जब विषुवत रेखा की ओर चलती हैं तो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध जब रेखा विषुवत रेखा की ओर चलती हैं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध जब हवाएं चलती हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुख कर लेती हैं। तो ऐसी हवाओं को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज, जब ये हवाएं या पवनें व्यापारिक पवनें की दिशा उत्तर पूर्व से चलती हैं, उत्तर पूर्व से चलते हैं तो किधर जाती हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी उत्तर पूर्व से चल के दक्षिण पश्चिम की ओर। वहीं पर दक्षिण पूर्व से चल के उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। फिर से एक बार समझ लें कि व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व से चल के दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हैं। वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में यानी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से चलकर उत्तर पश्चिम की ओर जाती हैं। ठीक। फिर दूसरी चीज ITCZ। ITCZ क्या होता है आप जान लें, क्योंकि इसका आगे चलकर काफ़ी उपयोग होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ITCZ अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन। ITCZ इंटर कन्वर्टर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन। अतः अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या इंग्लिश में ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन। चलिए अब देखते हैं ITCZ क्या होता है।
चूँकि साल भर जो हवाएं हैं दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, चूँकि साल भर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली जो हवाएं जब टकराकर ऊपर उठते हैं, ये चूँकि साल भर दोनों गोलार्धों से आने वाली हवाएं टकराकर जब ऊपर उठती हैं तो इस अधिकतम तापमान या अधिकतम तापमान की पेटी का जो क्षेत्र है इसको हम ITC जेट कहते हैं। फिर से एक बार समझ लें, दोनों गोलार्धों से आने वाली हवाएं जब टकराकर ऊपर उठती हैं तो इस विषुवत रेखी अधिकतम तापमान की पेटी को, इस विषुवत रेखी अधिकतम तापमान की पेटी को हम ITC जेट कहते हैं। ठीक, क्योंकि सूर्य साल भर कर्क और मकर रेखाओं के बीच में विचलन करता रहता है। ठीक, जिसके चलते अर्थात सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। विचलन करने के तात्पर्य है कि उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, जिसके चलते ITC जेट भी सूर्य के साथ विचलन करता रहता है। यदि सूर्य दक्षिणायन है तो ITC जेट भी दक्षिण में होगा, यदि सूर्य उत्तरायण है तो ITC जेट भी उत्तर में होगा। जिसके चलते ठंडी के दिनों में जब सूर्य हमारा दक्षिणायन हो जाता है, तो ITC जेट भी खिसक कर दक्षिण की ओर हो जाता है। तो जब ITC जेट खिसक कर दक्षिण की ओर हो जाता है तो जो वर्ष, तो शीत ऋतु में जो भारत है, क्योंकि आपको मालूम है भारत कहीं यहाँ पर होगा, सपोज दैट, तो ITC जेट यहाँ है, तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITC जेट भी दक्षिणायन हो जाता है, जिसके चलते ये हम जो जो भारत है पूर्ण रूप से शीत लहर के चपेट में आ जाता है या शीत ऋतु की चपेट में आ जाता है, जिसके चलते ये हवाएं नम होती हैं, इसलिए बाद में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा होती क्यों है, अब समझ लें। क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा इसलिए होती है क्योंकि आप अगर यहाँ देखें, क्योंकि ये हवाएं क्या है, स्थल खंडों से प्रवाहित होकर आती है बाद में, तो स्थल खंडों से प्रवाहित होकर आती है तो कहीं से इन्हें नमी प्राप्त करने का स्थान मिलता नहीं है, अर्थात कहीं सागर, नदी या महासागर ऐसे स्थान मिलते नहीं हैं, जिसके चलते ये शुष्क हवाएं होती हैं। लेकिन जब उत्तर पूर्व से ये हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये वाला जो क्षेत्र है, या इसके बाद ये यहाँ पर आप देखें ये एक बड़ा सा एरिया बंगाल खाड़ी को मिल जाता है। तो बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं क्या है, उत्तर पूर्वी जो मानसून है अच्छी मात्रा में नमी ग्रहण कर लेता है, जिसके चलते भारत के तमिलनाडु तट अर्थात कोरोमंडल तट पे अच्छी खासी बारिश करता है। बंगाल खाड़ी के अब यह भारत के कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश तट यानी जिसको उत्तरी सरकारी तट बोलते हैं वहाँ पर बारिश करता है। तो यह सिद्ध होता है कि भारत में शीत ऋतु में मौसम के क्रियाविधि के अनुसार भारत में शीत ऋतु से दो प्रकार से बारिश होती है। पहला पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी राज्य अर्थात ये पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहीं पर पश्चिमोत्तर राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी राज्यों में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार। लेकिन फिर दूसरा कारण क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून, एक तो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हुई उत्तर राज्यों में, लेकिन दूसरी चीज़ पश्चिमी विक्षोभ से हो गई और उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के दक्षिणी राज्यों में जैसे तमिलनाडु, कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश का सरकारी तट, इन सभी जगहों पर भारत में बारिश होती है। अब हम चीज़ों का तथ्यवाद अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं तथ्य, ताकि आपको लिखने में सहूलियत रहे, आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। इसलिए मैंने एक नई तरकीब निकाली कि पहले चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी विधिवत तरीके से, आई कांटेक्ट विधिवत करके, उसके बाद हम तथ्यों को आपके सामने स्लाइड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखकर आपको समझा देंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, शीत ऋतु में भारत में केवल पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा ही नहीं होती है, बल्कि
उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, ये आप विधिवत समझ चुके हैं। ये है आपका उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्व दिशा, यहाँ से ये मानसून आ रहा है, इसलिए इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जहाँ पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के पहाड़ी तथा मैदानी राज्यों में वर्षा होती है, वहीं पर उत्तर पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें साल भर पड़ती हैं, क्योंकि अगर सूर्य उत्तरायण है तब भी विषुवत रेखा पर पड़ेंगे, यदि सूर्य दक्षिणायन है तब भी उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों दिशा में किसी भी गोलार्ध में होगा तो सूर्य की किरणें साल भर विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर पड़ती हैं, इसके चलते वायुमंडल गर्म होकर वह ऊपर उठती है। वर्षा पड़ रही है तो कंटिन्यू वहाँ गर्मी बनती जा रही है, लगातार वहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, जिसके चलते अब वायु क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो वायु ऊपर उठती है, जिसके चलते विषुवत रेखा पर साल भर निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। सिंपल सी बात है, निम्न दाब यानी लो प्रेशर LP जिस क्षेत्र पर होगे हवाएं वहीं पर जाएंगी। आगे चल के इस पर विधिवत एक लेक्चर आपको दिया जाएगा, तब आपकी चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। सिर्फ अभी यहाँ पर यह समझ लें कि लो प्रेशर यानी निम्न दाब जहाँ पर होगा हवाएं उधर ही जाएंगी। तो विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है, निम्न दाब है, जिसके चलते दोनों गोलार्धों से हमारे क्या है, विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं। पूर्व से पश्चिम तक विषुवत रेखा पर निम्न दाब पाया जाता है। पूर्व से पश्चिम तक विषुवत रेखा पर निम्न दाब पाया जाता है। विषुवत रेखी निम्न दाब का क्षेत्र कहते हैं। पश्चिम से पूर्व के बीच विषुवत रेखा निम्न दाब पाया जाता है, जिसे हम विषुवत रेखी निम्न दाब का क्षेत्र कहते हैं। विषुवत रेखी निम्न दाब का क्षेत्र कहते हैं। विषुवत रेखी निम्न दाब को भरने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, दोनों गोलार्धों से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर हवाएं चल पड़ती हैं। विषुवत रेखा की ओर हवाएं चल पड़ती हैं। इन हवाओं को ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से चलने वाली ये हवाएं विषुवत रेखा की ओर, इन्हें ही हम व्यापारिक पवनें कहते हैं या व्यापारिक हवाएं कहते हैं। जबकि व्यापारिक पवनें 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। जबकि व्यापारिक पवनें 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं, तो सीधे विषुवत रेखा को प्रवाहित न होकर यह पश्चिम की ओर रुख कर लेती हैं। यह पश्चिम की ओर रुख कर लेती हैं। ये पश्चिम की ओर रुख कर लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, राइट हैंड साइड अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाती हैं। इसका परिणाम यह है कि व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर रुख कर लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इसका परिणाम ये है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो पश्चिम को रुख कर लेती हैं। पीछे आपको डायग्राम में समझा दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में अर्थात इसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाती हैं। जैसे यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बना देता हूँ, ये है,
उत्तर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाती हैं। यहाँ पर आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं। तो वही चीज़ कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें दक्षिण पूर्व से ये दिशा दक्षिण पूर्व से व्यापारिक पवनें उत्तर पश्चिम हो जाती हैं। व्यापारिक पवनें दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाती हैं। इसके चलते इन पवनों के नाम उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहते हैं। ITCZ अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन अर्थात अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन, जिसको हिंदी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। चूँकि साल भर हवाएं दोनों गोलार्धों से आती हैं और टकरा कर ऊपर उठ जाती हैं। दोनों गोलार्धों से साल भर हवाएं उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर आती हैं। दोनों ओर से जब आती हैं तो टकरा कर ऊपर उठ जाती हैं, जिसके चलते हम विषुवत रेखीय अधिकतम तापमान की पेटी को ITCZ अर्थात अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि सूर्य साल भर कर्क रेखा, ये यहाँ से कर्क रेखा उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य विचलन अर्थात के बीच घूमता रहता है। अर्थात सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। यानी कर्क मकर विषुवत रेखा के ऊपर गया तो उत्तरायण, विषुवत रेखा के नीचे चला गया तो दक्षिणायन होता रहता है, जिसके चलते ITCZ भी स्थिर नहीं रहता विषुवत रेखा पर। तो जब ITCZ स्थिर नहीं रहता है तो ठंडी के दिनों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। इसके चलते भारत पूरी तरह से व्यापारिक पवनों के अधीन आ जाता है। चूँकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थलखंड या महाद्वीपों से होकर आती हैं, इसलिए इन पवनों में नमी की मात्रा नगण्य होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसी कारण से ठंडी के दिनों में भारत का अधिकांश क्षेत्रफल उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों से वर्षा नहीं हो पाती है। अधिकांश क्षेत्रफल पर उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों से वर्षा नहीं हो पाती, लेकिन उत्तर पूर्व पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवाहित होता है, वह पवनें बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी चुरा लेते हैं, जिसके चलते ये नमी युक्त व्यापारिक पवनें जब तमिलनाडु में पहुंचती हैं अर्थात कोरोमंडल तट पर पहुंचती हैं तो पूर्वी घाट से टकराकर वर्षा कर देती हैं। इसीलिए तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से उत्तर पूर्वी हवाओं से वर्षा होती है तथा अतः यह सिद्ध होता है कि शीत ऋतु में वर्षा के दो क्षेत्र हैं भारत में। पहला उत्तर पूर्व का मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र जिसमें पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हो रही है, तथा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जिसमें उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा हो रही है। तो जैसा कि एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम में जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पहला तो ये पूछ लेता है कि उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा किस ऋतु से होती है, किस ऋतु में होती है, किस मानसून से होती है। तो हमारा जवाब होगा पश्चिमी विक्षोभ से। दूसरा कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो हमारा आंसर होगा भूमध्य सागर से। फिर तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर वर्षा किस शीत ऋतु में किस मानसून से होती है, तो हमारा जवाब होगा उत्तर पूर्वी मानसून से होगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ से बनेंगे जो कि अगले इसी टॉपिक की समाप्त होने हैं। जलवायु जैसे ही समाप्त होगा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तरीका है उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहद समझ में आएगा। इसमें एक सहूलियत ये है कि जैसे मैंने पहले समझा दिया, समझाने के बाद जब मैंने तथ्यों को लिख दिया एक एक करके तथ्यों को, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट के लेकर आप बाद में भी नोट्स आसानी से बना सकते। उसमें क्या था, हम लिख रहे थे, उसमें हम भूल भी जाते थे कि स्क्रीनशॉट करने में टाइम नहीं दिया। लेकिन इसमें अगर मैं सेकंडों के लिए भी इधर उधर हो रहा हूँ तो आपके पास
भरपूर समय रहता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।